गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमकेजन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमकेजन क्लासेस पिछले 40 वर्षों से कार्यरत है। हर वर्ष अच्छे और उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम आ रहे हैं। हम बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सिखाते हैं। एमकेजन क्लासेस जो हैं वो 40 वर्षों से कार्यरत हैं और उनके परीक्षा परिणाम हर वर्ष क्या हो रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। अब इस वर्ष की बात करते हैं कि परिणाम का दौर चल रहा है। परिणाम के दौर की बात करें हम सिंपल सा, तो हमारे पास में बोर्ड रिजल्ट्स 10th एंड 12th दोनों बोर्ड रिजल्ट्स जो हमारे क्या हैं 100% हैं और हाईएस्ट परसेंटेज भी हमारे यहाँ पर 97 है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स क्या है सब्जेक्ट में आए हुए हैं। एमकेजन क्लासेस जो होता है उसकी हम बात करें सिंपल सा कि एमकेजन क्लासेस जो होता है वो सिस्टम कैसे काम करता है। उस सिस्टम को काम करने के लिए हमारे पास में एक सिस्टम फॉलो करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल है, डाउट क्लास है, टेस्ट और फिर हमारे पास में एसआईपी मतलब होता है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। यानी दक्षिण राजस्थान में एसआईपी सिस्टम जो है सबसे पहले एमकेजन क्लासेस ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके एसआईपी का मतलब क्या बेनिफिट्स क्या हैं? एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बच्चा बोर्ड के साथ साथ में क्या होता है कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को भी क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। जो वर्तमान में बच्चों को समस्या आ रही है, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन में चला गया, चिड़चिड़ा हो गया, उस समस्या से वो क्या हो सकता है बच सकता है। इसीलिए एसआईपी सिस्टम को लाया गया। एसआईपी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का सबसे पहला प्रॉफिट या यूज़ क्या है, एप्लीकेशंस क्या कह सकते हैं अपन, तो बच्चा डिप्रेशन और स्ट्रेस से क्या हो, फ्री हो जाए। दूसरा, एमकेजन क्लासेस जो है लगातार परीक्षा परिणाम से भी जाना जाता है। दूसरा, हम बच्चे को संस्कार भी देते हैं। विशेष हमारे संस्थान में अनुप्रति योजना में भी क्या है, रजिस्टर्ड है। अनुप्रति योजना के बारे में हमारे संस्थान से जानकारी प्राप्त करें। आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दे रहे हैं उन पर आप अच्छे से इंक्वायरी करके पता लगा सकते हैं कि क्या अनुप्रति योजना के लिए कौन एलिजिबल है, कौन विद्यार्थी दे सकता है। दूसरा, हम और बात करते हैं हिंदी मीडियम और एक होता है अंग्रेजी मीडियम। दो स्ट्रीम्स के विद्यार्थी, दोनों मीडियम के विद्यार्थी होते हैं और दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हमारा संस्थान कार्यरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, दोनों बोर्ड सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड के लिए हम कार्यरत हैं। फाउंडेशन बैच भी हमारे यहाँ, ड्रॉपर बैच भी क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे की बात करते हैं कि एमकेजन क्लासेस जो हैं हमारा सिंपल सा और दिखा हुआ है, हमारे टैगलाइंस भी लिखी हुई है आपके ऊपर दिख रहा है हमारे पास में जो बड़ा हुआ है फ्रंट पेज। इस फ्रंट पेज के ऊपर हमारे पास में सारे रिजल्ट और हमारे यहाँ पर लिमिटेड सीटें हैं। ठीक है, सीमित सीटें दे रखी है। सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम, पीटी मोटिवेशन सेमिनार, हमारे डायरेक्टर सर खुद मोटिवेशनल सेमिनार क्या करते हैं, लेते हैं। तो इस प्रकार हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज हम जो इस वीडियो में देखेंगे हमारा मेन जो फोकस टॉपिक जो है नीट एनालिसिस। उस नीट एनालिसिस की अपन क्या करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं और हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। नीट एनालिसिस, नीट यूजी, नीट एग्ज़ाम्स जो होता है उसमें पहले पता होना चाहिए कितनी एमबीबीएस सीटें हैं और कितनी हमारे पास में बीडीएस हैं। यहाँ मैंने एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें ही हमने क्या की, हमारी टीम ने तैयार की है। और भी हैं बीएमएस, बीएचएमएस, ये सारी जो है बहुत सारे कोर्सेस इसके अंदर आते हैं जो हमारे पास में नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही क्या होते हैं, भरे जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम्स जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे कौन कौन सी कॉलेज हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है जीएमसी। जीएमसी का मतलब होता है मेडिकल कॉलेज। जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसकी सीट अभी कितनी है, 56,380 है। टोटल कॉलेज ये हैं। बीडीएस का इसमें दे रखा है, ये टोटल डेटा अपने को दे रखा है। इसमें सीट अप एंड डाउन बढ़ सकती है, कम तो नहीं होगी, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जिस पर हमारे पास में नंबर ऑफ सीट्स क्या होगी, गवर्नमेंट कॉलेज की क्या होगी, इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ में प्राइवेट कॉलेज की सीटें भी इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है इनकी सीटें भी यहाँ पर हमने स्लाइड के अंदर शो कर रखी है। ठीक है, यहाँ मैंने एमबीबीएस और बीडीएस की ही लिखी है। इसके अलावा बीएमएस, बीएचएमएस, होम्योपैथी, यूनानी, बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उनके भी नीट यूजी जो होता है उसके मेरिट के थ्रू ही क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए, टोटल अपियर। हम लास्ट 2018 से लगा करके 2024 तक का एनालिसिस करेंगे। लास्ट 2020 कहाँ से, 2018 से कहाँ पर चलेंगे, 2024 तक। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अपन सिंपल सा देखते हैं कि जो अपने पास में है ये है, ये देखिए 2000
2018 में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपियर हुए थे उसके नंबर्स कितने थे अपने पास में, इतने थे। 2019, 20, 21, 2, 3 एंड 4 आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट यानी एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यानी हेल्थ सेक्टर जो है वो हमारे इंडिया के लिए भी कितना यूजफुल होगा, जिसमें टैलेंटेड यानी हर बच्चा क्या हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं भी 2018 में हमारे पास में कितने बच्चे भाग लिए थे, 13,26,000 और अभी 24+ लाख लोगों ने क्या किया था, एग्जाम दिया था। ये एक मोटा डाटा है जो आपको हम बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम चल रहे हैं आगे। तो मतलब इस डेटा से पता लग रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनका इंटरेस्ट साइंस स्ट्रीम में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं अपन आगे। लास्ट 5 ईयर पेपर एनालिसिस के पिछले 5 सालों से पेपर का क्या ट्रेंड है। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना है तो उसको लिए इसके पास अपनी क्या नहीं है, रणनीति होनी चाहिए। अगर अपनी सही रणनीति नहीं होगी तो हमारा सिलेक्शंस भी क्या होगा, कम चांसेस हो जाएंगे। तो यानी किसी भी एग्जाम्स को देने के लिए हमें कम से कम पिछले 5 साल के पेपर्स अच्छे से क्या करने चाहिए, देखने चाहिए, टटोलने चाहिए। तो यहाँ आपके सामने इस पेपर इस एनालिसिस का सबसे बेस्ट यूजफुल है एप्लीकेशन कह सकते हैं क्या है कि आप 2025 में अपियर हो रहे हैं या 2026 में अपियर होंगे, तब ये आपके लिए क्या होगा, बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब 2020 में ओवरऑल जो पेपर था वो कैसा था, इजी। पहले हमने इसको कैटेगराइज किया है, ओवरऑल बताया है, फिर इसके बाद अपन ने देखा है फिजिक्स कैसा आया था, केमिस्ट्री, और फिर क्या होता है बायोलॉजी। ये किस प्रकार से हमारे पास में क्या हुए थे, पेपर्स का पैटर्न्स रहा। तो सबसे पहले 2020 ओवरऑल पेपर देखा जाए तो क्या था, इजी था। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कैसे थे, बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये होता है कि इसमें हर कोई बच्चा आकर एग्जाम देंगे तुक्के नहीं लगा सकता है। जिसने अच्छे से प्रॉपर तैयारी की है, जिसने अच्छे से फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर रखा है, वही बच्चा इस पेपर को अच्छे से कर सकता है। उसी आधार पर हम बता रहे हैं ये बैलेंस पेपर था। ओवरऑल इजी था। 2021 इजी, फिर आया फिजिक्स, फिजिक्स टफ आया था, बाकी दोनों सब्जेक्ट कैसे थे आपके, इजी आए थे। तो सेम ऐसे ही हमने देखा यहाँ पर 2021 का एनालिसिस देखा। फिर इसके बाद अपन चलते हैं 2022 कैसा था, मॉडरेट, ओवरऑल मॉडरेट रहा। मॉडरेट का मतलब होता है ना तो ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ, यानी ये वो उस स्टूडेंट के लिए इजी है। मॉडरेट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर क्या कर रहा है, अपने गोल को फिक्स कर रखा है कि मेरे को नीट क्रैक करना है, उस नीट क्रैक करने के लिए हिसाब से तैयारी कर रखी है, जिसने पूरा फोकस कर रखा है, तो उस आधार पर अपन बता सकते हैं मॉडरेट लेवल का मतलब ये होता है ना तो बहुत ज़्यादा इजी ना बहुत ज़्यादा टफ। इसे बोलते हैं लेवल का पेपर आया था। अपन क्या बोलते हैं, पेपर कैसा आया था, लेवल का। फिर हमारे पास में फिजिक्स इजी था, इजी, लेकिन क्या टफ आ गया था, बायोलॉजी। टफ आने से मतलब होता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो जाता है, लेंदी ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे एक पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन में अपना आंसर लिखाते हैं, अब क्या हो गए, एक ही में ही 4 क्वेश्चन के आंसर, एक ही क्वेश्चन के 4 कंफ्यूजिंग आंसर क्या करते हैं, दिए जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होगा तो जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उस एनटीए के लिए क्या होगा, पेपर को थोड़ा सेट करने में अच्छा रहता है, ठीक है। फिर हम आते हैं 2023 की अपन बात करते हैं। इसका लेवल देखें अपन तो कैसा है, मॉडरेट। 2023 जो था उसका लेवल कैसा आया था, मॉडरेट। फिर इजी, कौन टफ आया था, केमिस्ट्री, और फिर अपने पास में क्या आया था, इजी कौन आया था, बायोलॉजी। 2024 मॉडरेट, टफ, फिजिक्स, इजी और क्या था, वेरी इजी। तो अपन कह सकते हैं कि जो पेपर आ रहे हैं हमारे वो क्या हो रहे हैं, उसका थोड़ा लेवल क्या हो रहा है, अब अप कर रहे हैं। देखो आपने 20 और 21 में ओवरऑल इजी था, फिर देखो लगातार कंटिन्यूस 3 ईयर से क्या हो रहा है, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, जिससे स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो उसको अच्छे से क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बोलते हैं कि सुबह पढ़ जाते हैं और सुबह पढ़ें, शाम को पढ़े या सुबह पढ़ें तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के काम नहीं चलता है। फिर हम आज पूरा इसमें देखते हैं, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में हम 3 देखते हैं, एक आता है हमारे पास में ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है फिजिकल, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्या हो गया, फिजिकल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं इसके,
50 क्वेश्चन आते हैं, हमें अटेम्प्ट कितने करने पड़ते हैं बेटा? 45 क्वेश्चन, जिसमें 35 ए सेक्शन में और 15 क्वेश्चन अपने जो आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? बी सेक्शन के अंदर। तो यहाँ हमने इसको कैटेगराइज किया है कि 11 के पोर्शन से कितना है, 12 के पोर्शन से कितना है और ओवरऑल कितना है। तो मैं आपको आज केमिस्ट्री सेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, ओवरऑल एनालिसिस बताऊंगा नीट का पूरा, बट केमिस्ट्री पे थोड़ा सा अपन थोड़ा ज़्यादा डिटेल में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है क्लासेस दे रखा है, इसमें कैटेगरीज वाइज कर रखी मैंने, इजी मीडियम, क्लास 11 12 है, 11 12 11 एंड 12, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, ऑर्गेनिक जो होता है केमिस्ट्री का सबसे टफ पोर्शन मानते हैं स्टूडेंट, जो होता है ऑर्गेनिक का नाम सुनते घबराते हैं, लेकिन सबसे इजी पोर्शन ऑर्गेनिक का ही होता है अगर उसको ढंग से अपन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े तो। अब देखते हैं कैसे क्या है। 11 जो है हमारे पास में इजी पेपर जो आया था उसमें हमारे पास में 3 क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक के, इसमें कितने थे? 4। ऐसे हमारे पास में इनऑर्गेनिक में है, ऐसे ही हमारे पास में किस में है? फिजिकल में है। तो हम कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन कितने आए? 15। फिर हमारे पास में आया मीडियम, मीडियम क्वेश्चन कितने आए? 13। फिर आया हमारे पास में डिफिकल्ट, डिफिकल्टी लेवल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 7। डिफिकल्टी लेवल आते ही पेपर का पैटर्न क्या हो जाता है? थोड़ा मॉडरेट टाइप पे हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये ओवरऑल हर स्टूडेंट 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेगा। अब ये खेल 20 क्वेश्चन यहाँ पर है, इस 20 में से हर बच्चा 5-7 क्वेश्चन तो कर सकता है, लेकिन बाकी के बच्चे को 15 क्वेश्चन जो होता है वही स्टूडेंट कर पाता है जिसने अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्या किए हैं? बिल्डअप किए। तो ये सेक्शन ए जो अपने पास में है, एनालाइज किया हुआ है पूरा सेक्शन ए है, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिर हम देखेंगे कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, अभी जैसे डिस्कशन होगा इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, वो हम आपके देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, अपन सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में हमारे पास में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 15। ठीक है, 35 और कितने हो गए? 50। अटेम्प्ट कितने करने अपने को? 45। चॉइस हमारे पास में बी सेक्शन में ही है, ए सेक्शन में चॉइस नहीं है। इसमें देखो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, टोटल। इजी हमारे पास में सिर्फ 12 क्लास इनऑर्गेनिक में आया था, एक ही क्वेश्चन था। मीडियम देखें, मीडियम के नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए कितने हैं? 9। और डिफिकल्टी लेवल की देखिए बात करें तो कितने क्वेश्चन हैं? 5। यानी टोटल 15 क्वेश्चन है और 15 में से अपने पास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है इजी आया था। कब? 2024 की बात कर रहे हैं, नीट 2024 का एनालिसिस है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए किस प्रकार से पेपर का पैटर्न है और समझना है। तो लेवल क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसका क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चा सीरियसली अच्छे से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन क्या होगा? डैम श्योर है, उसमें कोई इफ और बट नहीं है। फिर हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नीट यूजी एक्सेप्टेड कट ऑफ 2024 बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी तक जो कट ऑफ रही है कि कौन सा बच्चे को किस रैंक पे लास्ट नंबर पर जो कॉलेज मिला था, इस बार भी सुनने में आ रहा है कि 720 नंबर वाले की फर्स्ट रैंक आएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये जो नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, अभी अपन डिस्कस करेंगे कितने तक जा सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं 2018, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। आप देखिए फर्स्ट रैंक 2018 में फर्स्ट रैंक कितना है? 691। फिर इसके बाद 701, फिर 720, 720, 715 और 720। और इस बार भी हम लिख सकते हैं कितनी होगी फर्स्ट रैंक? 720। ठीक है, एनटीए ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जिसमें क्वेश्चन डाउट था उसको उन्होंने कंसिडर कर दिया, इसलिए यहाँ पर अब जो फर्स्ट रैंक होगी वो एक्सेप्टेड कितनी है? 720। फिर हम बात करते हैं टॉप 100 के लिए क्या है। फिर हम देखते हैं 1000 जो रैंक आएगी टॉप, उसमें क्या है? फिर हमारे पास में देखें 2000, 5, 10, 15, 20 और 25। तो हम कह सकते हैं कि 607 लास्ट टाइम ये रैंक वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, जीएमसी। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि जब ये कट ऑफ थी तो नेक्स्ट इस साल कट ऑफ बढ़ेगी। 5 to 10 मार्क्स क्या होगी? प्लस होगी, माइनस तो होगी नहीं, क्योंकि हर कैटेगरीज में क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए? बढ़ गए। और एग्ज़ाम्स देने वाले भी और तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बार 705 थी, ठीक है, 100 में, तो 5 या 10 नंबर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सभी में जितने भी यहाँ पर हैं इन सभी रैंकों में क्या होगा? 5 से 10 नंबर का क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो कट ऑफ बता रखे हमने कितने? लास्ट 5 ईयर। ठीक है,
5 to 6 ईयर 18, 19, 20, 1, 2, 3 एंड 4। ये मैंने 23 तक की फिलअप कर रखी है, 24 की अभी बाकी है, क्योंकि इसमें अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, सिर्फ आंसर किया ही है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 5 to 10 मार्क्स क्या होगी, मेरिट अप होगी। फिर हम चलते हैं, आगे चलते हैं कि ऑल इंडिया रैंक जो था अपने पास में कितने पास 720 था। नीट यूजी एक्सेप्टेड कट आउट फॉर कैटेगरी वाइज, कैटेगरीज में अलग अलग चलता है। पिछली बार 2023 में जनरल का किस नंबर वाले को कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, वो इसमें मेंशन कर रखा है, ऑल इंडिया रैंक प्लस उसका मार्क्स। ऑल इंडिया रैंक जो था 6, इसका मार्क्स है 610, रैंक इसकी दे रखी है। इस बार क्या एक्सेप्टेड है, इस बार 650 प्लस माइनस, यहां हम लिख सकते हैं प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, यानी 650 से क्या होगा प्लस माइनस, मतलब कह सकते हैं 10 मार्क्स का इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 605 था ओबीसी, 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जनरल, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, टोटल अपन ने इसको डिवाइड कर रखा है टोटल 5 में। ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पर अपन ने मेंशन कर रखा है। तो यानी जनरल की कैटेगरी जो था हमारे पास में 2023 में कितना था, ये ओबीसी 605, ईडब्ल्यूएस और इसके बाद में एससी और इसके बाद में क्या है एसटी। और इस बार जो रहेगी वो उसमें ये हमारा क्या है अनुमान है, एक्सेप्टेड है कि ये हो सकती है, संभावना है कि नंबर तो बढ़े, मेरिट तो बढ़ेगी, बट कितने नंबर बढ़ सकती है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, इतना सा डिफरेंस आएगा। 460 थी पहले, तो अब 475 या 470 या 480, इस प्रकार हमने क्या किया, इसको तैयार किया है। तो जिससे स्टूडेंट्स को क्या हो, हेल्प मिले कि किस प्रकार हमें एनालाइज करके हमें क्या करना है, तैयारी करनी। क्योंकि हमने फर्स्ट साइड में देखा कि कितनी सीटें हैं, लगभग 56,000 सीटें हमारे पास में गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं, प्राइवेट और हैं, सेमी गवर्नमेंट सीटें भी अपने को मिलती है। तो ओवरऑल अपन देखें सीट जो फर्स्ट स्लाइड पे अपन ने डिस्कस की थी। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस ऑफ क्लास वाइज। अब जिसे सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो किसके लिए, 12th के लिए, जो 12वीं क्लास के बच्चे होते हैं उनके बहुत ज़्यादा समस्या आती है, सर हम बोर्ड का पढ़ें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, ये बहुत बड़ा क्या होता है, दिक्कत होता है। इस एनालिसिस से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कितना पोर्शन, कितना परसेंट किस क्लास से आ रहा है। तो हमने क्या किया, क्लास केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस ऑफ क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्शन ए एंड बी। तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास में है 56% कौन सी क्लास से आ रहा है, जो बच्चा 12th क्लास में, जो स्टूडेंट 12th रनिंग के साथ में एग्जाम देता है तो उसका कितना 56% पोर्शन जो हो रहा है 12th का आ रहा है। क्लास जो 11th है उसका कितना आ रहा है, सिर्फ 44%। तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 12th बोर्ड के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम देकर 11 का अपन कवर अप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये ओवरऑल केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हम फिजिक्स का ही बताऊँगा आपको। और बायो में आजकल ट्रेंड चल रहा है बॉटनी और जूलॉजी, इसलिए लोग मानते हैं इसको कि अभी 4 सब्जेक्ट हो गए। पहले एक ही बोलते थे, बॉटनी और जूलॉजी को मिक्स बोलते थे, अब क्या कर दिया इन्होंने अलग अलग। तो ये थोड़ा ध्यान रखें इसमें कि बायो पोर्शन से कितना आया, बायो में भी जूलॉजी से कितना आया और बॉटनी से कितना आया, वो भी अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्लाइड में। तो समझ में आ रहा है कि मोटी मोटी अगर अपन गणित लगाएं, 56% पेपर अपने कहाँ से आ रहा है 12th क्लास से, 56% जो आ रहा है कहाँ से 12th से। अब हमें इसी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 क्लास के कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिस पर हमें क्या करना चाहिए, अपने मेंटर के अनुसार क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस जो है हमारे पास में लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल हमेशा क्वेश्चन का 3 होता है, एक इजी, एक आता है मीडियम और एक होता है क्या डिफ़िकल्ट। 2023 और 2024 का कंपैरिजन। सर ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, इस कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल इजी हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है या मॉडरेट रह रहा है। तो इससे पता लगाने के लिए देखो, मैंने पहले ही कहा था किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए प्लानिंग या रणनीति या स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो हमारी सक्सेस रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सेम यहाँ पर भी ऐसी हमने बात की, जैसे ये लिखा, ये हमारे पास में लेवल ऑफ क्वेश्चन कितना है 2023, वो भी मई में हुआ था 7 तारीख। अब देखें इजी, मीडियम और क्या है डिफ़िकल्ट। आप देखेंगे इसमें कि डिफ़िकल्ट कितना था 34, मीडियम कितना था 12, 54% पेपर कैसा था इजी। मतलब 50% मार्क्स अगर किसी कैटेगरीज की मेरिट जा रही है तो उसका लेवल कैसा था, इजी। अपन कह सकते हैं कि ये
इजी वाला पोर्शन तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इजीली कर लेते हैं। कंपटीशन कहाँ पर है अपने पास में, मीडियम और डिफ़िकल्ट। यहाँ जो खेलता है वही क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ये हमारा यहाँ का खेल है। अब इस साल क्या किया, इस साल की अपन बात करें, इजी, मीडियम और डिफ़िकल्टी। यहाँ देखो कितना था अपने पास में, डिफ़िकल्टी लेवल कितना था बताइए। ये क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल कितना था उधर 20, मीडियम कितना हो गया 44, और ये कितना आ गया अपने पास में 32। देखो इजी का परसेंटेज क्या हुआ है, कम हुआ है। पहले इजी कितना था 54, अब कितना है 32। मतलब अब वही बच्चा अच्छे से इस पेपर को कर सकता है जिसने सीरियसली क्या कर रखा है, उस एग्ज़ाम पर क्या है वो फोकस्ड है। अगर उसे फोकस नहीं है तो तुक्के नहीं लगते। तुक्के तभी सही लगते हैं जब आपने कुछ उसमें पढ़ रखा हो। आप कुछ पढ़ो ही नहीं, ऐसे उठ के आओ तुक्के लगा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। देखेंगे, बताएंगे कैसे अटेम्प्ट करते पेपर वो भी। एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो आपको पता है कि ये नहीं है, अब किस पे आ गए 50% पे, फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें रिस्क ले सकते हैं। 50% रिस्क लेने पर कोई दिक्कत नहीं होती, अगर नुकसान नहीं, प्लस में ही नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, फिजिकल पेपर एनालिसिस ऑफ क्लास वाइज। फिजिक्स नाम सुनते ही लोगों को डर लग जाता है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत इजी आएंगे, बहुत लेंथी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड होती है। किस पर होती है, फॉर्मूला बेस्ड। और इस एग्ज़ाम की या एनटीए जो है उसकी डिमांड यही है, एनटीए चाहता है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनकी डिमांड है बच्चा क्या पढ़ें, एनसीईआरटी। आप उठा के देख लेना पेपर, एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। और हमारे संस्थान की विशेषता है एनसीईआरटी और हमारा स्टडी मटेरियल। हमारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल अपडेटेड है, जो एनटीए का लेटेस्ट सिलेबस है। हम किसी भी स्टूडेंट को यही कहते हैं कि जो हमारे संस्थान में पढ़ता है या तो उसको हम कहते हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल, एनसीईआरटी और क्लासरूम नोट्स, अगर आपने ये 3 चीज़ अच्छे से कर ली तो आपका 100% सिलेक्शन है। लेकिन रेगुलर, ये चीज़ें आपको रेगुलर पढ़नी है। एक दिन सर ने बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये 3 चीज़ें हैं। और आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, उन टीचरों पर, एजुकेटर पर आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया क्या होती है, कायम होती है, ऐसी कहावत है। तो इसलिए ये ध्यान रखें, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, हमारे संस्थान में पढ़ रहे हैं तो विश्वास होना चाहिए हमें जो पढ़ा रहे हैं वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, अच्छा टीम वर्क है। ऐसा नहीं है कि इसे एक पर्टिकुलर बच्चे पे ही ध्यान दें, हम ओवरऑल क्या करते हैं, बच्चों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। इन 3 चीज़ पर अगर आपने काम कर लिया तो अपने आप क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में हमारे पास में क्लास 12, देखें मैंने आपको पहले ही बोला 12th रनिंग वालों के लिए 60% फिजिक्स का पोर्शन देखें कितना आ रहा है 60%, और 40% कहाँ से आ रहा है 11 से। तो हम 12 को अच्छा कर लें, और अगर 60% पेपर अगर आपने फिजिक्स में कर लिया तो आपके 600+ मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें 60% जो है अपना वो कहाँ से हो रहा है, 12 क्लास से, ठीक है। तो 12th वाले जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में है ना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर क्या कोई डिप्रेशन नहीं आए, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपको ये पूरा स्टडी करके, टीम वर्क पूरा एनालिसिस करके फिर आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सुविधा हो जाए कि 11 तो हमारा बाकी है, 12 कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप देखो 12 को भी अच्छे से कर लोगे फिजिक्स में 60% अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब 45 में से 30 क्वेश्चन कर दिया आपने, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। एक न्यू, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट हमें और लगाना पड़ेगा, 11 क्लास को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। बैकअप प्लान बहुत जरूरी है आजकल, ठीक है। बैकअप जरूरी होना चाहिए। कोई किसी क्वेश्चन से कोई टफ क्वेश्चन आ गया बहुत ज़्यादा, वो हमारी रेंज से बाहर है, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो 11 के क्या होंगे, ईजी होंगे आपको। दूसरा, फॉर्मूला बेस्ड होने चाहिए। फॉर्मूला आपको यदि याद है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स की आने की संभावना क्या होती है, थोड़ी रहती है। तो इसलिए अपने को जिस चैप्टर, जो भी आपका पर्टिकुलर चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको उसके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं ना PYQs करने चाहिए। PYQs से आपको पता लग जाता है कि अपन कितने पानी में हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
हमारे मॉड्यूल स्टडी मटेरियल जो हैं इसमें हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, लास्ट 10 to 15 ईयर PYQs दे रखे हैं, इसलिए हम स्टूडेंट से बोलते हैं NCERT स्टडी मटेरियल एंड क्लासरूम नोट्स, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा। फिर हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा किसका है, बायोलॉजी। बायोलॉजी जो नीट का कितना परसेंट, 50% पेपर जो होता है बायो का होता है इसमें, जिसमें हम 2 पोर्शन में डिस्कस करेंगे। एक अपने पास में है जूलॉजी और एक अपने पास में क्या है, बॉटनी। इन दोनों पोर्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास में जो है यहाँ जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर देखते हैं। जूलॉजी जो है उसमें अपन देखते हैं कि क्लास 11, यहाँ पर थोड़ा सा क्लास 11 का पोर्शन क्या होता है, ज़्यादा। तो क्लास 11 का पोर्शन ज़्यादा है, तो इस अपन कह सकते हैं कि क्लास 11 का ज़्यादा आ रहा है और क्लास 12 थोड़ा सा क्या है यहाँ पर कम है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी सभी का स्ट्रॉन्ग होता है। जितने भी नीट की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे अच्छे से करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है NCERT, जितने भी आप टॉपर्स के सुनेंगे, नाम सुनेंगे, जितने भी एजुकेटर्स हैं वो आपको यही बताते हैं NCERT मस्ट है। NCERT मस्ट, क्योंकि जिसकी डिमांड है उसी की क्या होनी चाहिए, सप्लाई। सिद्धांत भी है इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई। ऐसे ही यहाँ पर भी जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसकी डिमांड यही है कि बच्चे को NCERT पर क्या होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर देखते हैं क्लास 12 जो है कितना है, 46% है, और 11 कितना है अपने पास में, 54। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें बायोलॉजी के अंदर 11th क्लास पर भी फोकस करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका वेटेज यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। अगर वेटेज ज़्यादा है तो भाई सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे वहाँ से। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि नीट 2024 जो है उसका एनालिसिस देखा। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस के लेवल्स कैसे आए और किस प्रकार से क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में थोड़ा सा देखा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम को करें कैसे, तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए सिंपल सी बात है, हमारे पास में जो बच्चा 11th से तैयारी कर रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे हिंदी माध्यम हो, चाहे क्या हो, अंग्रेजी माध्यम हो, किसी भी माध्यम से वो तैयारी कर रहा है, उसमें कोई बाधा की बात नहीं है। सभी माध्यम इक्विवेलेंट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदी माध्यम के नंबर कम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, सभी माध्यम से ही सेलेक्ट होते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम के जो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में प्रतिभावान तो होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे संस्थान का जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या था कि पहले क्या ऑफलाइन ही चलता था, ऑनलाइन मोड में करने से होता है कि जो प्रतिभा है, ठीक है, हर किसी के पास इतनी फीस एफर्ट करने का क्या होता नहीं है। तो उस प्रतिभा को क्या हो, मौका मिले, कम से कम एग्ज़ाम देने का मौका तो मिले, एग्ज़ाम के बारे में पता हो कि नीट क्या होता है, उसके बारे में क्या आता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमारा संस्थान जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम है और दोनों बोर्ड CBSE RBSE दोनों बोर्ड में हम तैयारी करवाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत थोड़े से क्या होते हैं, उनको स्टडी मटेरियल की दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि हमारा संस्थान जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से हम क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो हम बात कर रहे थे किसकी, केमिस्ट्री की, कि सर हम केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं खुद 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो आप जिससे पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, हमारे संस्थान में पढ़ रहे हैं या किसी और संस्थान में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ उस एजुकेटर पर क्या होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो आपको चाहता है कि सक्सेस मिले। एक टीचर या एजुकेटर जो होता है कि मेरा बच्चा या मेरा स्टूडेंट जो है अच्छे मार्क्स लेकर आए इस एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर कोई बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है तो उसके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा एग्ज़ाम ऐसा नहीं है। बट उसके लिए क्या होता है, लगातार प्रयास करना। किसी चीज़ को हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हम 100% क्या होगा, सक्सेस होंगे। अगर जैसे कोई बच्चा परेशान नहीं होना है, सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो ज़रूरी नहीं है MBBS है, बहुत सारे जीवन में रास्ते हैं। ऐसा
ध्यान रखें, डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ केमिस्ट्री को कैसे आप पढ़ें, हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो। सबसे पहले आप ध्यान रखें, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो होता है, इसके तीन, हमारे पास केमिस्ट्री में तीन पोर्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। एक हमारे पास में होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो डिक्टो के डिक्टो जो है क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने नीट और जेई का एनालिसिस किया, उस नीट के अंदर भी डिक्टो के डिक्टो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे हैं, बस थोड़ा पूछने का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन वही है बट तरीका क्या होगा, पेन। इनऑर्गेनिक में कहते हैं कि जहाँ एक्सेप्शन है वहाँ प्रश्न है, ठीक है, जहाँ अपवाद है वहाँ पर क्या है, उस टॉपिक का क्या है, क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखें, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर हम आते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखना है, उसके बाद में उसका रिएक्शन मैकेनिज़्म देखना है, एक दूसरे से इंटरलिंक तो नहीं हो रही रिएक्शन, उस पर देखना है, कन्वर्जन पर काम करना है, नेम रिएक्शन है उन पर क्या करना है, पढ़ना है। तो हम डे बाय डे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। पीसी मतलब क्या हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री। अब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें क्या होने चाहिए, हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, क्लास 12 में एक चैप्टर है अपने पास में सॉल्यूशन, विलियन चैप्टर है। विलियन जो है उसमें जितने भी प्रश्न हैं उनके क्या होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे मोलरता है, मोलेलिटी बोलते हैं इसको, मोलरिटी है, मोलेलिटी है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, तो इनके फॉर्मूलेज आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब के फॉर्मूलेज अपने पास में क्या होने चाहिए, चार्ट। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे आईओसी हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इन सभी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, तो एनसीईआरटी के साथ साथ में पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के साथ साथ में हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप क्या करें, अच्छे से इसको करें, क्योंकि हमने जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है अभी वो बिल्कुल क्या है, लेटेस्ट सिलेबस पर है स्टडी मटेरियल। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को तैयार कर सकते हैं। दूसरा, कम से कम रेगुलर आप घर पे जाके पढ़ें, जो आपने पढ़ा रखा है क्लास में वैसे आपन पढ़ेंगे तो अच्छे से क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा।